हरियाणा और पंजाब के अंदर एक मान्यता और भ्रांति ऐसी हो जाती है कि हरियाणा जो प्रदेश बना है, वो पंजाबी सूबो मूवमेंट की वजह से बना है। पर लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हरियाणा के अंदर भी एक पैरेलल स्ट्रगल चल रहा था स्टेटहुड का। नहीं, हरियाणा का जो बैकवर्डनेस का कारण था वो 1857 था। 1857 हमारे ये जो गांव थे हरियाणा जो आज है, ये दिल्ली के साथ होते थे। तो 1857 में इन हमारे लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। 2 साल के बाद अंग्रेज़ों ने वो विद्रोह कुचल दिया। तो एज ए पनिशमेंट उन्होंने इन गाँवों को पंजाब के साथ लगा दिया, क्योंकि पंजाब अंग्रेज़ों के साथ था और लाहौर कैपिटल होती थी, ये पाकिस्तान वगैरह सारा एक पंजाब था। तो एज ए पनिशमेंट वी वेयर अटैच टू पंजाब, और उनको कहा गया कि इनको कुछ नहीं करना है, बैकवर्ड रखना है, कोई सड़क, स्कूल, बिजली, पानी कुछ नहीं। So that was the reason we were kept backward. नमस्कार, एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर भीम सिंह दहिया जी। मैंने जब अपनी पहली किताब लिखी थी, तब वन ऑफ माय अर्लीस्ट बुक्स जिनको मैंने रेफ़र किया था, वो आपकी लिखी हुई किताब थी। हरियाणा एक ऐसे दौर से निकला है, जिस दौर के अंदर एजुकेशनिस्ट जिनकी एक लंबी एक शैडो रही है हरियाणा के अंदर, जिनका इम्पैक्ट बहुत ह्यूज रहा है, और उस दौर के अंदर जिसमें एजुकेशन हरियाणा के अंदर कंपैरेटिवली बहुत अच्छी पोजीशन पर थी, उस दौर के अंदर डॉक्टर भीम सिंह दहिया जी थे। उनका इम्पैक्ट हरियाणा में, हरियाणा की डॉक्यूमेंटेशन में, हरियाणा को समझने में और वो काम करने में कि ताकि फ्यूचर जनरेशंस भी पढ़ पाएँ जिस जिस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से हरियाणा निकल रहा है, इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। आई एम ऑनर्ड एंड आई एम हम्बल्ड टू बी जॉइन्ड टुडे बाय डॉक्टर भीम सिंह दहिया। और मैं तो आपको कैमरा में भी दादाजी ही बोलूँगा क्योंकि आपकी उम्र भी वही है और मेरे छोटे दादाजी के शायद साथ आप असेंबली का हिस्सा भी रहे। हाँ, मेरे पोते जो हैं वो आपकी उम्र के हैं, इंग्लैंड में हैं, बढ़िया। मैनचेस्टर। तो दादाजी, स्टार्ट कहाँ से हुआ? आपकी जर्नी क्या रही है सबसे पहले? आप कहाँ से थे? कहाँ से आए हैं? क्या आपने काम किया? किस तरह से वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, मेरा गांव है सिलाना, जो पहले रोहतक में था, अब सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है। माय पेरेंट्स वेर एग्रीकल्चरिस्ट, जाट कम्युनिटी। कोई 25-30 एकड़ ज़मीन थी। माय फादर डाइड व्हेन आई वाज ओनली 2 years। 2 बहनें थी। हमारी माँ इलिटरेट, तो माँ ने किसी तरह वो खेती कराई और मैं अपने आप पढ़ता चला गया। गांव से लोअर मिडिल किया, 6 जमात तक का होता था। उसके बाद 7th and 8th खरखोदा था नज़दीक, वहाँ से किया। फिर 9th 10th वेस्ट हाई स्कूल रोहतक से की। उसके बाद कॉलेज, CRA कॉलेज में FSC की सोनीपत। उसके बाद BSc जाट कॉलेज रोहतक से की। BSc के बाद MSc करनी थी मैंने, एंड आई वाज एश्योर्ड एडमिशन इन BHU स्पेक्ट्रोस्कोपी की MSc। लेकिन उस साल पंजाब में फ्लड्स आ गए, पंजाब हरियाणा। रोहतक आपको देखा हो, जो लड़कियों का कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज,
उसकी छत से ऊपर तक पानी था, इतना पानी हो गया था। तो वो फ्लड्स की वजह से पंजाब यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स तब आए अक्टूबर में, जो अप्रैल में आने चाहिए थे, इसलिए एडमिशन्स सब जगह हो चुके। तो मैंने सोचा खाली बैठ के क्या करना, अपना कॉलेज है CRA कॉलेज सोनीपत, तो मैं वहाँ डेमोन्स्ट्रेटर लग गया, फिज़िक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स वगैरह कराता था। तो उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता था, तो खाली टाइम में मैं ये इंग्लिश के नावल्स वगैरह पढ़ने लग गया। तो मेरा इंटरेस्ट बदल गया फिर। तो मुझे लगा ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, साइंसेस में क्या लेना है। तो मैंने फिर MA इंग्लिश, लेकिन मैंने डॉक्टर स्वरूप सिंह को सुना था एक आध बार, तो मेरी ये तमन्ना थी कि इनसे पढ़ना है। तो मैंने फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में करोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन ले लिया MA इंग्लिश का। तो 15 दिन बाद पता चला कि डॉक्टर स्वरूप सिंह तो कुरुक्षेत्र चले गए। मैंने फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ के मैं वहाँ गया, मैं कहा पढ़ना इनसे है। तो ये कौन से साल की बात है? ये 61 से 63 वो पहला साल था यूनिवर्सिटी का भी। पर डॉक्टर स्वरूप सिंह जी का उस टाइम पे इतना ऑरा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐप से डॉक्टर स्वरूप सिंह जी से पढ़ने आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो स्पीकर बड़े पावरफुल थे, तो उनका इम्पैक्ट होता था स्टूडेंट्स पे, जो हर टीचर का नहीं होता। तो उसकी वजह से मैं आई वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, मैं उन्हीं के पास। उससे पहले आपने कभी डॉक्टर स्वरूप सिंह जी से मुलाकात हुई थी या बस सुना ही था? नहीं, सुना ही था। मुलाकात तो फिर कुरुक्षेत्र में ही हुई, और वो 1 साल के बाद फिर वापस आ गए दिल्ली। जी। तो लेकिन हमारा कांटेक्ट चलता रहा। जब मैं MA करके रोहतक जाट कॉलेज में लेक्चरर लग गया, तो उनका 2 महीने बाद फ़ोन आया, भीम सिंह कैसा चल रहा है? मैं कहा जी चल तो ऐसा ही रहा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ाता हूँ, ये लड़के बच्चे कहते हैं कि हिंदी बता दो उन्हें। कहता अच्छा तू कल रिज़ाइन करके आ जा, दिल्ली आ जा। तो मैंने रिज़ाइन किया, दिल्ली आ गया। आते ही मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट दी उन्होंने, पहले एड हॉक दी, फिर बाद में 6 महीने बाद इंटरव्यू वगैरह करके रेगुलर स्वरूप सिंह जी उस वक्त VC लग गए थे। VC थे। तो वो खुद सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू पे आए मुझे, टू मेक श्योर कि आई एम सेलेक्टेड। लेकिन मैं 6-8 महीने ही रहा, उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जगह निकल आई लेक्चरर की, तो मैंने वहाँ अप्लाई कर दिया, वहाँ सिलेक्शन हो गया। दिल्ली वाले सब कहें दिल्ली छोड़ के आप कुरुक्षेत्र जा रहे हो? मैंने कहा मैं कॉलेज छोड़ के यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। यहाँ मैं आत्माराम SD कॉलेज में था। अच्छा। तो लेकिन लोग समझे नहीं, वो कहते नहीं दिल्ली। मैं कहा चलो जो भी है, मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ पर टीचिंग शुरू की। डॉक्टर स्वरूप सिंह जी की क्या राय थी इस बारे में? डॉक्टर स्वरूप सिंह जी की क्या राय थी इस बारे में कि दिल्ली रहना चाहिए या कुरुक्षेत्र जाना चाहिए? नहीं, वो तो दिल्ली चाहते थे, लेकिन उनको ये भी पता था भी मैं जो कर रहा हूँ वो सब ठीक है। यूनिवर्सिटी आफ्टर ऑल इज यूनिवर्सिटी, राइट। और वो पहली यूनिवर्सिटी थी हरियाणा में, एंड वी वेयर द फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट 1961 में। एंड माइन इज ए वेरी रेयर केस कि स्टूडेंट से वाइस चांसलर तक आई हेल्ड एवरी पोजीशन इन कुरुक्षेत्र। यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट रहा, लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, प्रो वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, सारी पोजीशंस जो है आई हेल्ड देयर। तो ये जर्नी तो थी। आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी लेकिन कौन से? बीच में मैं अमेरिका भी गया, ओके। PhD वहाँ से करनी थी, क्योंकि मैं वो
हेमिंगवे मुझे बहुत पसंद था, अमेरिकन राइटर। तो उसको बार बार पढ़ता था मैं। फॉर 7 years आई गोइंग एवरी समर टू हैदराबाद अमेरिकन स्टडीज रिसर्च सेंटर, और वहाँ 2.5 महीने वेकेशन के वहीं लगाता था, और उसी हेमिंगवे को बार 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 बार, क्योंकि मुझे लगा जो कह रहे हैं बाकी अमेरिकन क्रिटिक्स, वो बात कुछ बन नहीं रही, ये कुछ कह रहा है, वो कुछ इंटरप्रेट कर रहे हैं। तब मुझे तसल्ली हो गई कि हाँ, अब मैं नई बात कह पाऊँगा। देन आई अप्लाइड फॉर फेलोशिप। ये एक GRE होता है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, वो वर्ल्ड ओवर अमेरिकन्स कराते हैं। तो उसमें जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स होती है उसके बेसिस पे पहला एडमिशन होता है, उससे ज़्यादा मार्क्स हों स्कॉलरशिप मिलता है, उससे भी ज़्यादा हों तो टीचिंग फेलोशिप। तो मुझे टीचिंग फेलोशिप मिली थी। मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को BA MA को पढ़ाता था, अपनी PhD करता था। ये कौन से साल की बात है जब आप गए वहाँ ये 71 में गया मैं। पे? और उससे पहले आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जॉइन कर ली थी? हाँ, वो 65 में ही कर ली थी। अच्छा, तो 71 में मैं वहाँ गया। तो हरियाणा बनने से पहले आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जॉइन कर चुके थे? हाँ, हाँ, 61 में। उस दौर में जब आपने जॉइन किया था हरियाणा तो बना 66 में। जी, तो उस दौर में जब आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जॉइन किया था, हुँ। यूनिवर्सिटी में कुछ कॉन्वर्सेशंस हो रही थी क्या हरियाणा से जुड़ी हुई? कि 1 डेढ़ साल के अंदर हरियाणा आज़ाद एक अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी बना? नहीं, ऐसा नहीं था। यूनिवर्सिटी जो बनी उसमें पहला वाइस चांसलर चौधरी हरद्वारी लाल थे, लेकिन ये साल बाद यहाँ आ गए दिल्ली, अच्छा। इन्होंने छोड़ दिया। दिल्ली क्या, इन्होंने इलेक्शन लड़ लिया था 62 में। जी, 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 62 में इलेक्शन लड़ गया था। हाँ, तो ये MLA बन गए। तो फिर आगे वहाँ लाला सूरजभान जालंधर से, हुँ, हुँ। तो वो एंटायर सिनेरियो चेंज्ड, पंजाबी डोमिनेंस हो गई। वो सारे टीचर्स वहाँ से जालंधर से, होशियारपुर से ले आए, हुँ। एंड दे यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन अस हरियाणवीज विद बैकवर्ड है, क्या है। यहाँ तक कि एक दफ़ा हमने डिपार्टमेंट में वी डिसाइडेड कि MA इंग्लिश में BSc को भी लेंगे, प्रोवाइडेड दे 50% मार्क्स। हुँ, हुँ। तो एक झज्जर से लड़का था, उसको नहीं लिया, उसके 55 थे। तो पेरेंट्स उसके साथ आए हुए, तो मेरे पास आए कि भी ये तो हरियाणा के चुने। तो मैंने फिर वो जो हेड थे डॉक्टर कालिया थे पंजाब से, उनको कहा कि जब ये हमारा डिसीजन है, ये लड़के के जा, कहता नहीं ये तो हरियाणा से झज्जर से है। मैं कहा उसी पंजाब यूनिवर्सिटी से है, तो हरियाणा का हो गया तो इन्फीरियर हो गया, डिग्री का कोई मतलब नहीं। तो ये ऐसे हालात थे वहाँ उस वक्त। तो वी हैड टू फाइट अगेंस्ट ऑल दैट। वो दौर भी ऐसा था ना, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के अंदर एक मान्यता और भ्रांति ऐसी हो जाती है कि हरियाणा जो प्रदेश बना है, वो पंजाबी सूबो मूवमेंट की वजह से बना है। पर लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हरियाणा के अंदर भी एक पैरेलल स्ट्रगल चल रहा था स्टेटहुड का। नहीं, हरियाणा का जो बैकवर्डनेस का कारण था वो 1857 था। 1857 हमारे ये जो गांव थे हरियाणा जो आज है, ये दिल्ली के साथ होते थे। तो 1857 में इन हमारे लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। 2 साल के बाद अंग्रेज़ों ने वो विद्रोह कुचल दिया। तो एज ए पनिशमेंट उन्होंने इन गाँवों को पंजाब के साथ लगा दिया, क्योंकि पंजाब अंग्रेज़ों के साथ था और वो लाहौर कैपिटल होती थी, ये पाकिस्तान वगैरह सारा एक पंजाब था। तो एज ए पनिशमेंट वी वेयर अटैच टू पंजाब, और उनको कहा गया कि इनको कुछ नहीं करना है, बैकवर्ड रखना है, कोई सड़क, स्कूल, बिजली, पानी कुछ नहीं। तो दैट वाज द रीज़न वी वेयर केप्ट बैकवर्ड। वो तो बंसीलाल ने आके जो है
वो ऐसी कमी पूरी की कि पंजाब क्या सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट बना दिया विदिन 5 ईयर्स। ये उसका कमाल है देखो। हम्म। तो दोज वेयर द कंडीशंस, उनमें वी हैड टू स्ट्रगल। तो हरियाणा स्टेटहुड मूवमेंट क्या रहा था कि प्रोफेसर शेर सिंह का एक मेजर देखिए हरियाणा कंट्रीब्यूशन था। की मूवमेंट जो है, प्रोफेसर शेर सिंह वाज द लीडिंग लाइट, ही वाज द लीडर ऑफ द मूवमेंट, उन्हीं ने चलाया ये। और देवीलाल उनके साथ होता था। प्रोफेसर साहब क्योंकि पढ़े लिखे थे तो सारा लिखा पढ़ी टू मेक आउट ए केस फॉर हरियाणा वो करते थे। और यहाँ जो भी प्राइम मिनिस्टर थे उनको, इंदिरा गांधी, उससे पहले नेहरू जी, तो वो खुद भी मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ही मेड आउट द केस एंड ही एक्चुअली लेड द स्ट्रगल। देवीलाल फील्ड का आदमी था, वो लोगों में जाता था, गांव में जाता था, लेकिन ऊपर का काम सारा लीडरशिप ही नहीं की थी। हरियाणा बनवाने का क्रेडिट सारा उनको जाता। क्योंकि उन्होंने 1960s का और 1950s के अंदर भी प्रताप सिंह कैरो जब सीएम थे तब उस टाइम पर भी डिप्टी सीएम होते हुए एक वो अपना पोजीशंस को गिवन करना, वो सारी की सारी सिर्फ इस वजह से ताकि हिंदी लैंग्वेज या फिर हरियाणा स्टेटहुड के हाँ कॉज के लिए। हाँ, उन्होंने तो कैरों से भी, उनसे भी पंगा लिया, बिकॉज ही फॉट फॉर हरियाणा। उनको जो अवेयरनेस थी उस वक्त ज़्यादातर लोगों को नहीं थी। पॉलिटिक्स में तो बहुत थे, चौधरी देवीलाल उनके साथ रहे, वो तो जैसे हनुमान की तरह, ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग पिलर विद हिम। लेकिन दिमागी काम और सारा ऊपर बातचीत करना, पोजीशन लेना, वो सब प्रोफेसर साहब का। ही वॉज रियल क्रिएटर ऑफ हरियाणा। बंसीलाल बाद में मेकर बना, क्योंकि जो उसने काम किया 5-7 साल में वो किसी और स्टेट में नहीं हुआ। देखो बैकवर्ड स्टेट से नंबर 1 स्टेट हरियाणा को इंडिया में बना दिया, ये बंसीलाल का, मैंने लिखा किताब में, वो जी आपने पढ़ी हो, हरियाणा पे है ना जी जी। किताब है, तो उसमें था। मैंने कहा ये बददिमाग थोड़े थे, लेकिन वो नहीं होते तो ये काम भी नहीं होता इतना, सही बात है। क्योंकि गुस्सा उनमें था इतना। एक दफ़ा एक मैं लिखा किताब में भी, वो डेट दे देते थे भाई ये सड़क बननी चाहिए तब तक, ये वो नहीं बनी किसी वजह से, तो गुस्सा आया उनको, वो अपने गनमैन से बंदूक लेकर कमर में मारी उसको इंजीनियर के। ये लिखा है मैंने किताब में। मैंने कहा लेकिन ये शॉर्ट टेम्पर नहीं होता तो काम भी इतना नहीं होता। ये भी बात सही है। उन्हीं की वजह से हुआ, उनके डर से हुआ। चौधरी देवीलाल ने एक दफ़ा खुद मुझे बताई थी, जब ये नए नए बने चीफ मिनिस्टर, तो चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे थे कार में, देवीलाल ने सोचा भी नया है तो इसको ज़रा समझाऊं। वो पॉलिटिक्स में पुराने थे, तो वो समझा रहे थे भाई बंसी ऐसे करना वैसे करना, और उनकी आदत नहीं सुनने की। उसने ड्राइवर को कहा भी रोक कार, और इनको वहाँ सड़क पे उतार दिया और छोड़ के चले गए दिल्ली। देवीलाल कह रहे मैं 2 घंटे खड़ा रहा, फिर कोई बस आई, उसमें बैठ के मैं गया। तो इस तरह का टेम्परामेंट था उनका, लेकिन उसके दोनों पहलू हैं। ये नहीं होता तो काम भी नहीं होता। पर वो दौर तो आपने क्योंकि क्लोज क्वार्टर्स में देखा है, 60s के अंदर एक फेज़ आया था ना, अचानक से बड़ी सारी डिफेक्शंस हो रही थी हरियाणा के अंदर। तो जितने भी विधायक थे, वो जिस चीज़ का फ़ायदा मेरे ख्याल से भजन लाल जी ने बाद में अच्छे से उठाया कि एवरी मैन हैज़ अ प्राइस, तो डिफेक्शंस बहुत कन्वीनियंटली हो रही थी। और स्टार्टिंग का जो फेज़ है बंसी लाल जी के आने से पहले, हरियाणा तो एक इसी टर्मोइल के अंदर फंसा हुआ था। पहले झगड़ के आ रहे हैं आप अपने स्टेट को बनाने के लिए, फिर स्टेट से जैसे, क्योंकि कांग्रेस भी कई मामलों में नहीं चाहती थी कि अलग स्टेट बने हरियाणा। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। ये भी कितनी कमाल की बात है कि भगवत दयाल शर्मा जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने, वो चाहते ही नहीं थे कि ना, अलग प्रदेश बने। वो सोचते थे ये जाट डोमिनेटेड बन जाएगी, इसलिए वो खिलाफ थे इसके।
तो पहले एक मैंने लिखने में भी नोटिस किया, थोड़ा मेरे को ऐसा भी लगा कि 2 कम्युनिटीज़ डोमिनेट कर रही थी, एक तो ब्राह्मण कम्युनिटी और जाट्स। जाट्स वर ऑन द राइज़ एंड ब्राह्मण कम्युनिटी वाज़ एस्टैब्लिश्ड ऑन अ प्लेटफ़ॉर्म, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे थे और पॉलिटिकली ये टसल चलता रहता, जाट वो तो वर्सेस। नेहरू के वक्त से जो है ये था ब्राह्मणवाद जो है, ये हरियाणा में ख़ास तौर से, बाकी जगह भी होगा। हुँ, तो यहाँ तक कि जब बंसीलाल को ये बता रहे थे मुझे देवीलाल, जब चीफ मिनिस्टर बनाया है तो धैबर होते थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, तो उनको ये भगवत दयाल वगैरह बाकी लोगों ने, ये गुलजार लाल नंदा, इन्होंने सब ने उसको प्रेजुडिस कर रखा था कि किसी जाट को ना बनाना। तो धैबर बाहर का आदमी था, उसने कहा अभी जाट की पहचान क्या है, मैं तो जानता नहीं। उन्होंने कहा जी सिंह होता है इनके नाम में, तो इसलिए किसी सिंह को नहीं बनाना। तो देवीलाल ने नाम लिए पांचा भाई ये सिंह, नो सिंह, नो सिंह। फिर उन्होंने बड़ा चालाकी से कहा फिर बंसीलाल जी को बना दो, यस। मैंने सोचा ये तो जाट नहीं होगा। तो दैट इज हाउ बंसीलाल बिकेम द चीफ मिनिस्टर। धैबर को, बट बंसीलाल क्योंकि ये नॉन जाट लॉबी जो थी ये बड़ी स्ट्रांग इन्होंने, ये भगवत दयाल ने बना रखी थी कि इनको नहीं बनने देना। और ये इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी मतलब 1960s के अंदर, क्योंकि वो टाइम तो आप अपने क्लोज़ली देख रहे थे, अपने आस-पास देख रहे थे। अ, ऐसा क्यों रहा होगा इफ़ यू हैव टू स्पेकुलेट कि देखिए वो तो पुराना जो हरियाणा का सारी फॉर्मेशन है, गांव का जो स्ट्रक्चर होता था उसमें जाट्स यूज टू बी डोमिनेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर क्लास वही थी। तो गांव का जो सारा ढांचा था उसमें पिविटल पोजीशन जाट की होती थी, बाकी कास्ट जो थी वो डिपेंडेंट होते थे, चाहे ब्राह्मण है चाहे बनिया है, वो सब उन पे डिपेंडेंट होते थे, इसलिए वो दे वर डोमिनेटिंग। तो वो अखरती थी इनको, ब्राह्मण को बनियों को, कि भाई ये इनको किसी तरह, कुछ छोटू राम ने उभारा। पॉलिटिकली जो मेरे ख्याल से एक तरह से रिसरेक्शन किया हाँ और वो जाट कम्युनिटी उसके अंदर सर छोटू राम को बहुत सर मेजर छोटू रोल है। राम ने, अच्छा उन्होंने जो किया वो रियल लिबरेशन उन्होंने कराई। कई लोग कहते हैं ना भी उन्होंने तो आज़ादी में तो हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेज़ों के साथ थे। चौधरी छोटू राम खुद कहते थे भाई आज़ादी तो मिलेगी, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो कोई नहीं करेगा, इन लोगों को आज़ादी नहीं मिलेगी। ये जो हमारे हरियाणा के किसान जो हैं उनकी जो हालत है, मैंने किताब में लिखा हमारे गांव में ये हालत थी, जो कि सभी गांव में इसी तरह थी। एक बनिया था, सारा गांव सब जमींदार उसके कर्जदार होते थे। अगर आपने 500 रुपये ले लिए तो वो पीढ़ियाँ चली गई, बाप बेटा बेटे का बेटा, वो 500 नहीं उतरते थे, सारे खेत की कमाई वो रखवा लेता था, और जो भी भाषा लिखे उनको पढ़ाई आती नहीं थी वो, तो इसलिए वो चलता रहा। तो हमारे गांव में फिर लोगों ने तंग आके सोचा भैया इसकी पढ़ाई तो हमें आवे नहीं, और इसके गुलामी सदियों से हम कर रहे हैं, तो कैसे छुटकारा पाएं। तो गांव में फिर वो इकट्ठे होकर उन्होंने फैसला किया कि भी इसको मारो, ये पढ़ाई तो हमें आती नहीं, तो हमारा छुटकारा तो तभी होगा जब ये मरे। तो उन्होंने कहा अभी जिसको 4-4 लड़के हैं ना, एक लड़का दो, क्योंकि अंग्रेज़ फांसी तो देंगे लेकिन हमारा पीछा छूट जाएगा, हम आज़ाद हो जाएंगे। तो 4 लड़के इस तरह एक एक फैमिली से हुए, उनके ज़िम्मे लगा कि बनियों को मारना है, तो उन्होंने फिर उसको गंडासों से काटा, और अंग्रेज़ों ने गांव के चौराहे पे उनको फांसी दी, रोहतक सोनीपत नहीं दी, हमारे ही गांव में चौराहे पे फांसी दी और 2 महीने लटकाए रखा उनको।
ताकि गांव को आंख हो जाए कि आइंदा कोई ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन लिबरेशन हुई, वरना तो होनी नहीं थी। वो तो पता नहीं 100-200 साल से यही करते आ रहे थे, सारी कमाई बनिया के, अकेला वो सारे गांव को रूल कर रहा था। तो ये हालात तकरीबन हर गांव में थे। तो छोटू राम ने ये किया कि भी आज़ादी तो मिल जाएगी देश को, लेकिन ये काम नहीं होगा, मैंने तो ये करना है। तो उसने फिर कानून बनवाया, जो पंजाब में मिनिस्टर थे वो, कि जिसका भी जो कर्जा है वो आज की तारीख में ख़त्म, किसी को वापस करने का ज़रूरत नहीं है, सब किसानों का कर्जे ख़त्म हो गया। तब जाके लिबरेट हुए थे। तो छोटू राम को यूं ही थोड़े लोग याद करते हैं, इतना बड़ा काम और किसी ने नहीं किया। लोग कहते थे भाई ये तो आज़ादी में हिस्सा नहीं ले रहा, अंग्रेज़ों के साथ है। वो कहता मैं सब जानता हूँ, सब ठीक है, आज़ादी भी मिलेगी, लेकिन ये आज़ादी नहीं मिलेगी अगर मैं नहीं करूँगा तो। तब वो मिनिस्टर थे वहाँ पंजाब में, तब उन्होंने ये कानून बनवाया और तब वो ख़त्म हुआ बनियों का आतंक जो था। तो छोटू राम जी किस तरह के व्यक्ति थे? आपने जब आप कॉलेज में थे तब शायद 20 ही या 15 साल हुए होंगे उनके देहांत को, तो किस्से कहानियाँ तो बहुत सुने होंगे आपने उस फ़ेज़ में। हाँ, वो देखो पढ़े लिखे थे, लेकिन उनको एक ही पैशन था, क्योंकि उन्होंने भी हमारी तरह देखा था कि किसानों की क्या हालत है। तो उनका तो ज़िंदगी का एक ही ध्येय बन गया था कि मैंने किसानों का सुधार करना है। तो इसीलिए वो इलेक्शन लड़ा अंग्रेज़ों के उसमें टाइम में, मिनिस्टर बने पंजाब के। और लोग तो कहते हैं भाई सर छोटू राम वो तो अंग्रेज़ों के साथ था। ठीक है था, लेकिन ही न्यू कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ फिर नहीं होगा, और ये ज़्यादा ज़रूरी है। आज़ादी तो मिलेगी देश को, लेकिन इनको आज़ादी नहीं मिलेगी। तभी वो अजगर वाला कॉन्सेप्ट भी इसीलिए आया था, ताकि जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटीज़ हैं, उनको इकट्ठा किया जा सके हाँ, अगेंस्ट उन्होंने किया, वहाँ पाकिस्तान से लेके यहाँ तक सब किसानों को एक किया। वहाँ पाकिस्तान में जो मुस्लिम थे, ये रांगड़ हो गए, जट हो गए। हाँ, जितने भी किसान थे वहाँ, वो इसको छोटा खुदा कहते थे। छोटू राम को छोटा खुदा कहते थे, क्योंकि जो काम इन्होंने किया, को खाली हरियाणे वाले थोड़ी आज़ाद कराए इन्होंने, वहाँ तक जितने भी किसान थे सबको ही आज़ाद कराया। इसलिए उनको याद करते हैं। वो जब आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में थे, तब उस टाइम पर संजय गांधी जी हरियाणा के अंदर उनकी वो मारुति के चक्कर में थोड़े चक्कर भी ज़्यादा लगने लगे थे। और बंसीलाल जी का वो शायद एक किस्सा आपकी ही किताब के अंदर है, या वो किस्सा शायद आर.एस. वर्मा जी ने लिखा है कि कैसे अगर बछड़े को सँभालना हो तो गाय को सँभाल लो या गाय को कब्ज़े में कर लो, उस तरह का वो इस तरह का एक किस्सा था। हाँ, बछड़े को काबू कर लो, हाँ, करना हो मगर तो तो मगर आप को हो सँभालो। जाए। संजय गांधी और बंसीलाल जी का वो किस तरह का बॉन्ड था? क्योंकि कई जगह, कई किताबों में, चाहे कूमी कपूर हों या कई लोग हैं जो उस दौर के जिन्होंने वो फ़ेज़ देखा है, वो मानते हैं कि बंसीलाल जी संजय गांधी की उस कोठरी के अंदर थे, जो इस वक़्त इंडिया को डोमिनेट करते थे। तो ये कैसा हुआ बंसीलाल हू इज़ ऑफ्टन बीन रिटन एज़ अ ब्रीफलेस लॉयर बिकेम सो पावरफुल इन अ स्पैन ऑफ लेस देन 10 इयर्स, कि 1960 के अंदर शायद बंसीलाल, या 1961 में बंसीलाल शायद कहीं भी नहीं थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन या राज्यसभा मेंबर बने थे वो उसी दौर के अंदर, कि उससे पहले वो कहीं नहीं थे, एंड इन स्पैन ऑफ से 10-15 इयर्स उनका राइज़ इतना फिनोमिनल रहा कि हरियाणा के अंदर कुछ भी करना हो या दिल्ली तख्त के आसपास जो डोमिनेट करते थे, तो बंसीलाल जी उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर थे। ही वॉज क्लोज टू दी फैमिली, लेकिन काम देखो उनका सारा कंसंट्रेशन हरियाणा पे था। वो तो ठीक है, अगर वो कांटेक्ट नहीं ऊपर रखते तो ये नहीं कर पाते। यहाँ तो बदल देंगे चीफ मिनिस्टर को, दूसरे को बना देंगे। संजय गांधी जो भी थे, लेकिन
उनको भी बदनाम ज़्यादा किया गया, काम करने वाला था संजय गांधी। संजय गांधी। इन्हीं मैं एक इंस्टेंस बताऊं आपको, उस वक्त तो बल्कि ये आउट ऑफ पावर थे, जनता गवर्नमेंट आ गई थी ना 77 में, जी। तो ये मैं यहाँ देवीलाल ने रोहतक रजिस्ट्रार लगा दिया, नई यूनिवर्सिटी बनी थी। मुझे कहने लगे भी तुम्हें संभालना है। मैं कहा संभालने का मतलब? कहता मैंने नहीं बेरा तुम वाइस चांसलर। मैं कहा जी मेरी 34 साल की उम्र है, मैं वाइस चांसलर 3 साल का फिर कहाँ जाऊँगा? कहता मैंने नहीं पता तो न करना है। मैं कहा मैं रजिस्ट्रार चला जाता हूँ और आपको वाइस चांसलर कर ले आऊँगा। तो मैं वहाँ रजिस्ट्रार ज्वाइन किया। मैंने 2 प्रोफेसर पकड़े, उनको ले गया मैं। कहते क्या काम है? मैं कहा अम्बाले से आगे बताऊँगा। बिठा के ले गया और फिर बताया, कहते तो बता दो अम्बाले से आगे आगे। मैं कहा तुम दोनों वाइस चांसलर बनोगे। तो वहाँ फिर देवीलाल के घर जो इमरजेंसी के वाइस चांसलर लगाए हुए थे, बंसीलाल नहीं लगाए थे, उनको मैंने वहाँ समन किया। मैं कहा रिज़ाइन लिखो अपना रेजिग्नेशन। तो चौधरी देवीलाल के चीफ मिनिस्टर के घर उन्होंने लिखा। मुझे रिक्वेस्ट करने लगे कि 2 महीने की हमें वो छुट्टी दे दो, हमारी बनती है, तो इस्तीफ़ा आज ही लिख देते हैं, 2 महीने बाद इफेक्टिव हो जाएगा। मैं कहा चलो 2 महीने कोई बात नहीं, लेकिन लिखो। तो उनके रेजिग्नेशन ले लिए हमने। लेकिन उस 2 महीने में फिर आप वाइस चांसलर नहीं लगा सकते। तो जिनको मैं लेके गया था, डॉक्टर जेडी सिंह, एक आर.डी. शर्मा थे, उनको फिर प्रो वाइस चांसलर लगाना पड़ा, क्योंकि ये इन जब जाएंगे तभी वीसी बनेंगे। लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, वो हरद्वारी लाल आ गया। हरद्वारी लाल ने इलेक्शन लड़ा था, तो वहाँ चीफ मिनिस्टर को तंग करता था, क्योंकि उसको मिनिस्टर बनाया नहीं। तो कर्नल राम सिंह ने समझाया देवीलाल को कि ये ऐसे तंग करेगा, इसको वाइस चांसलर वगैरह बना दो यूनिवर्सिटी में, ताकि असेंबली से पीछा छूटे। तो वो रोहतक आ गया वाइस चांसलर। तो मैं फिर देवीलाल के पास गया। मैं गई बदमाश को लाना था, तो मुझे क्यों ख़राब किया? कहता क्या करेगा साला, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, इसको ये कर देंगे वो कर देंगे। खैर वो स्टेज आई फिर, क्योंकि वो उल्टे काम कराना चाहे, मैं करूँ नहीं। वो पैसे वैसे लेके इसको मेडिकल में कर दो, इसको मैं कहा संत जी मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर दिया तो वो मामला आगे तक गया, कि ठीक हो गया। फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये वो। तो उस वक्त फिर बाद में इसको हमने गवर्नमेंट से सस्पेंड कराया, हरद्वारी लाल को। अच्छा, गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया था हरद्वारी लाल को? हाँ, चौधरी देवीलाल ही थे जी। तो इनको सस्पेंड किया। तो ये फिर हाई कोर्ट से स्टे ले आए। तो स्टे ले आए तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर स्वरूप सिंह कहने लगे ये आडवाणी अच्छा वकील है, इसको कर लेते हैं। हम आडवाणी के पास गए। आडवाणी ने वो सारा केस पढ़ा, तो कहने लगे दैया साहब आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं कहा क्यों? कह रहा जिसके खिलाफ आप कर रहे हो ना, इसकी सीट पार्लियामेंट में मेरे साथ थी, तो साथ वाली सीट पे बैठता था, अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहा फिर अपने जैसा काबिल कोई और बता दो। फिर उन्होंने एक जैन बताया, तो वो जैन ने फिर हमें जितवाया, तब ये वहाँ से निकाला था। तो लेकिन निकालने से पहले किस्से और भी हुए बड़े, क्योंकि इसकी हमारी बननी तो थी नहीं, इसने उल्टे काम करने, हमने करने नहीं थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि चीफ मिनिस्टर ने रिकमेंड कर दिया कि इसको हटाया जाए, हरद्वारी लाल को। गवर्नर करे ना, वो थे सरदार जी हरचरण सिंह बराड़। तो मैंने कहा ये तो बात फंस गई। तो मैंने वहाँ क्लर्क लगाए थे कोई 200 के करीब रोहतक में। तो उनमें से एक कहने लगा
कि जी मेरे मामे का लड़का है, इनका गांधी फैमिली का ड्राइवर है। मैंने कहा चल यार शायद वही काम आ जाए। वो अभी है, करतार सिंह यहीं का है, मुनीर का गांव का। अच्छा। हाँ, मैं अभी बुलाता हूँ कई बार। तो हम इसके पास करतार सिंह के पास आए, करतार सिंह वहाँ गांधी फैमिली के पास ले गया। ये 79 की बात है, जब ये हो चुका था, इमरजेंसी ख़त्म, जनता गवर्नमेंट आ गई, इंदिरा गांधी ये आउट ऑफ पावर। लेकिन वो हम जब पहुँचे, वो ले गए वहाँ, तो मिसेस गांधी ने पूछा, हाँ डॉक्टर साहब सुनाओ क्या काम है, क्योंकि उसने मेरे बारे में तारीफ कर दी बहुत सारी। तो मैंने कहा जी संजय से काम है। कहती बैठो ड्राइंग रूम में, मैं अभी बुलाती हूँ। तो हम ड्राइंग रूम में बैठ के संजय को बुलाया। संजय ने आते ही पूछा क्या काम है। मैंने कहा वो गवर्नर से काम है, वो करता नहीं तो आपके पास आना कहता अभी आ रहा है। देखो ये आउट ऑफ पावर थे और जनता गवर्नमेंट का लगाया हुआ गवर्नर 2 मिनट में आया, मेरे सामने आते ही संजय के दोनों पैर पकड़े, घुटने, और संजय ने देखा भी नहीं। कहते सरदार जी ये बाद में करना, पहले इनकी सुनो। तो मेरी तरफ देखते मुंह फक, भैया साहब सुनाओ। मैं कहा सुना तो कई बार ली, आपने नहीं किया था, यहाँ आना पड़ा। इतने में संजय बोल पड़ा, उसको नहीं पता क्या काम है। कहता सरदार जी सुन ली। हाँ जी। कहता इसको जाते ही कर देना, और उसने जाते ही कर दिया अगले दिन, और जवाहरलाल को डिसमिस किया। दैट इज हाउ ही वाज रिमूव्ड। ये संजय गांधी देखो इतना उसका था रुतबा, गवर्नर, ये आउट ऑफ पावर बिल्कुल। 77 में जनता गवर्नमेंट आ गई, ये कहीं भी नहीं थे। उसको तो इंदिरा गांधी को तो जेल में डाला चौधरी चरण सिंह ने। जब पता लगा मुझे डॉक्टर स्वरूप सिंह को, हम गए उनके पास। मैंने कहा आप ये मत करना, हम कोई इंदिरा गांधी की सिफारिश नहीं कर रहे, हम आपके भलाई में कह रहे हैं, आपका ही नुकसान हो। कहता अच्छा तो मुझे पॉलिटिक्स सिखाओगे, जाओ पढ़ाओ, भाग जाओ। हमें निकाल दिया दोनों को। हम घर से आ गए, और फिर वही हुआ, इन्होंने जेल में डाला, वो 4.5 महीने जेल रही। लेकिन 80 में शी केम बैक विद थम्पिंग मेजॉरिटी, हाँ, फिर तो प्राइम मिनिस्टर। वो वाली बात भी कि क्या जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब क्या उन कुछ सालों के अंदर एक तो फर्वर इतना मेजर रहा होगा इंदिरा गांधी के अंदर, अगेंस्ट ऑपोजिशन इतना ज़बरदस्त था कि जो चीज़ शायद इससे पहले कभी इमेजिन भी नहीं की जा सकती थी कि दिल्ली में या दिल्ली में सरकार गांधी परिवार या नेहरू गांधी परिवार से दूर जा हाँ, सकती हो, वो अचीव कर लिया। पर क्या उन स्टार्टिंग के फेज़ के अंदर ये इमेजिन कर पा रहे थे लोग कि कोई नॉन गांधी भी वहाँ पर पावर में रह सकता है? क्योंकि वोट तो कर दिया, पर आप जैसे जो शुभचिंतक लोग भी हैं, जो इंटेलिजेंसिया में इन्वॉल्व थे, क्या आप इमेजिन भी कर पा रहे थे कि एक नॉन गांधी या नॉन नेहरू गांधी या नॉन कांग्रेस एक फैक्शन बिल्ड हो सकता है जो देश को चला पाए? हाँ, हाँ, बिल्कुल। देखिए चंद्रशेखर में वो दम था, और चंद्रशेखर ने ही रेज की। वो खुद भी तो उसी में थे, कांग्रेस में, और वो यूथ कांग्रेस के होते थे। उन्हीं ने इंदिरा गांधी के खिलाफ झंडा उठाया, और 77 में लीडिंग रोल उन्हीं का था। हुँ, उनके साथ बाकी लोग भी थे, बहुत सारे थे उस वक्त तो, लेकिन ही वॉज द मेन, लीडिंग वही था। हुँ, तो उन्हीं ने जो है जनता पार्टी बनाई, और गवर्नमेंट भी बनाई। हमारे जैसे लोग, हम भी फिर उनके साथ लगे। ये भी थी अपने ये मेनका वगैरह, शत्रुघ्न सिन्हा, सब थे ये। तो चंद्रशेखर में वो दमखम था। और चौधरी चरण सिंह? क्योंकि लोकदल एक बहुत बड़ा, जिस फेज़ की मैं बात कर रहा हूँ 70s में। चौधरी चरण सिंह ने देखे उनको, उनका फोकस था किसानों पे, इंडिया पे नहीं था। हालांकि 4.5 महीने वो भी रहे प्रधानमंत्री, लेकिन सारा फोकस उनका
था किसानों पे, इसीलिए लोकदल बनाया और बहुत बड़ी बात की उन्होंने, खाली हरियाणा में नहीं, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दूर तक वहाँ कर्नाटका तक लोग इनके साथ जुड़ गए, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी रहे 2-3। तो इनकी मूवमेंट बड़ी सक्सेसफुल थी वो, और उसी से सारा, हम भी उसी में थे, चौधरी देवीलाल उसी में थे। तो तभी वो लोकदल की सरकार बनी हरियाणा में भी, उधर पंजाब में वो अकाली दल की बनी, राजस्थान में, यूपी में, मध्य प्रदेश में। उस वक्त तो एक बार तो सब में बनी लोकदल की सरकार। क्योंकि एक सेंटिमेंट तो नॉन कांग्रेस सेंटिमेंट बहुत मेजर हो गया था। हाँ, पर आप कुछ कह रहे थे? क्योंकि उसमें वो किसान वाला क्वेश्चन इग्नोर्ड था मतलब किसान कांग्रेस के, में। हाँ कांग्रेस, किसान वाला सवाल चौधरी चरण सिंह ने उठाया और इन्होंने उसको सेंटर में लाया। आपने शायद सब लिखा इकट्ठे है किए। कि प्रोफेसर शेर सिंह नहीं, सर छोटू राम के बाद प्रोफेसर शेर सिंह तो बने इंटेलिजेंसिया के लीडर, बट एक मासेस का, रूरल मासेस के लीडर अगर यूनियनिस्ट पार्टी और सर छोटू राम के बाद कोई उभरे हैं, वो चौधरी चरण सिंह उभरे हैं। हाँ, बिल्कुल, उन्हीं ने सारा, और किसान सारे देश के ही मानते थे उनको। हम्म, लेकिन प्रोफेसर साहब का अपनी जगह रोल है, अपनी जगह बोला। अब ये, क्योंकि उन जितने समझदार, देवीलाल पढ़ा लिखा नहीं था ना ज़्यादा, जी, तो देवीलाल उनके साथ था, हनुमान की तरह रहा। लेकिन जो सारा काम था इंटेलेक्चुअल, पढ़ाई लिखाई का, कन्विंस करने, वो तो प्रोफेसर साहब करते थे ना। हरियाणा नहीं बनता अगर वो नहीं होते थे। चौधरी देवीलाल मासेस को तो कर लेते थे इकट्ठे, लेकिन वो सारा टू मेक आउट ए केस फॉर ए सेपरेट स्टेट, फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो सारी प्रोफेसर साहब करते थे। ये था भी लोगों में चले जाएं और लोगों में बातचीत कर लें, लिखा पढ़ी उनका नहीं था। चीफ मिनिस्टर बन गए तब भी मुझे कहते थे रोज़ाना दैया बना लें 4-5 गामा का प्रोग्राम, बस उनमें लोगों में बैठ गए, हुक्का पी लिया, बातचीत कर ली ये। लेकिन जो प्रोफेसर साहब थे उनका काम अलग था, वो तो दिमागी तौर पे सारा केस बनाना, कन्विंस करना। हरियाणा ऐसे ही थोड़ा बन गया, उनकी वजह से बना। आपका देवीलाल जी से परिचय कब हुआ था? मेरा हुआ उनके गांव के एक होते थे D.R. चौधरी, जी, वो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज में इंग्लिश के लेक्चरर थे। तो उसकी वजह से वो चौधरी देवीलाल के गांव का था, और चौधरी देवीलाल की सारी जो पॉलिटिकल स्पीचेस वगैरह वो ही लिखते थे। अच्छा, और चौधरी देवीलाल जब पावर में आए तो सारा काम वो D.R. करता था, जो उसने कह दिया वही हो गया। जो हमें बनवाया वो रजिस्ट्रार वाइस चांसलर, बिकॉज ऑफ हिम, देवीलाल को तो हम जानते ही नहीं थे, ये सब D.R. चौधरी कराते थे। फिर D.R. चौधरी साहब ने 1980s में एक अखबार भी शुरू करवाया था, पीइंग। हाँ, रोहतक फिर रहना शुरू कर दिया था उन्होंने, जी, वहीं डेथ हुई। तो बड़े लोगों का रोल डॉक्टर है। D.R. चौधरी भी वैसे एक बहुत बड़े लेजेंडरी फिगर भी रहे हैं हरियाणा में, इन द सेंस इंटेलिजेंसिया में एटलीस्ट, क्योंकि इंटेलिजेंसिया और एकेडेमिया और जन समुदाय की समस्याओं के बारे में गहन सोच हाँ, रखकर बिल्कुल, चिंतन करना। वो लिखते थे। तब उसी की वजह से हम आगे आए, मैं, डॉक्टर ग्रेवाल, हम तो जानते नहीं थे ना चौधरी देवीलाल को ना और किसी को। और देखो उसका, जब पावर में आए तो खुद नहीं बना कहीं वाइस चांसलर, मुझे बनवाया। मैंने खुद कहा भी, मैं कहा खुद क्यों, तुम क्यों नहीं बनते? कहता नहीं नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ वही करूँगा, मुझे पता है आप ज़्यादा ठीक करोगे, आपको बनवाएंगे। तो उनकी वजह से, तो इतनी सेल्फ सेक्रीफाइस कौन करता है? नहीं तो जब चीफ मिनिस्टर आपकी मुट्ठी में, तो आप बनोगे, सब कुछ बनोगे। मैंने रोहतक से ना ऐसे कई लोग हैं उस फेज़ में, 50s 60s 70s 80s में,
जो बहुत समाज के बारे में बहुत सोचते थे, जिनके लिए सेल्फ सैक्रिफाइस करना एक एट्रीब्यूट था उनकी लीडरशिप के अंदर, कि जानते हुए कि थोड़ा नुकसान हो सकता है, पर एक लार्जर ग्रेटर गुड की तरफ एक ऑब्जेक्टिव था। शायद वही एक कारण रहा होगा कि जानते हुए कि बंसीलाल जी डिक्टेटोरियल हैं, उन्होंने काम करवाना ज़्यादा प्रायोरिटी मानी। या फिर जैसे आपने डी आर अंकल के बारे में बताई, या जिस तरह से आपने दादाजी चाहे विजय कुमार जी हो गए या प्रोफेसर शेर सिंह हो गए, इस तरह के कई जो व्यक्ति थे वो इसी थॉट प्रोसेस से चल रहे थे। ये बहुत बदल गया है। आज का हरियाणा उस हरियाणा से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आपकी नज़र में ये बदलाव कब आना शुरू हुआ? क्या इसकी वो पटकथा 80s में लिखी जानी शुरू हो गई, या धीरे-धीरे पैसा जैसे आया लोगों के पास इस लोग बदलते गए? हाँ, वो जो पुराना स्ट्रक्चर था गाँव का, वो नहीं रहा। क्योंकि ये जो सारी टाउनशिप की फैसिलिटीज़ होती हैं, वो सारी गाँव में भी पहुँच गई। हुँ, टीवी भी आ गया, कारें भी आ गई, तो उससे फिर सारा वो माइंडसेट ही बदल गया। हमारे वक़्तों में ये चीज़ें नहीं थी, बहुत लेट आई थी जब हम गाँव में थे और बीए, एमए किया तब तक। यहाँ तक था कि कोई सड़क ही नहीं थी, पैदल जाते थे। मैं जब खरखोदा पढ़ता था तो हर हफ्ते अपना आटा, घी हाथ में लेके और 8-10 किलोमीटर हर हफ्ते जाते थे हम। रोहतक सोनीपत के बीच में सिर्फ एक बस थी, जो सुबह उधर से उधर जाती थी, शाम को उधर से उधर जाती थी। तो ये दिन थे। और एक तांगा हमारे गांव से रोहतक जाता था, वो निकल गया तो पैदल। एक दफ़ा हमारे घरों में शादी थी, मैं वहाँ वेस्ट हाई स्कूल रोहतक में पढ़ता था, तो वो तांगा निकल गया, बस भी निकल गई, क्योंकि मैंने क्लासेस अटेंड करनी थी। मैं कहा क्लास अटेंड करके जाऊँगा, तो फिर मुझे 25 किलोमीटर आई वेंट ऑन फुट, क्यों गांव पहुंचना ज़रूरी था, शादी थी घरों में। तो वो दिन थे वो तो। 19 आज तो शहर में और गांव में कोई फ़र्क नहीं है। हुँ, शहर भी गांव भी मिनी टाउन्स हैं, हुँ, क्योंकि सारी वही चीज़ें आ गई। मोबाइल आ गया, टीवी आ गया, तो बच्चों का भी माइंडसेट वो बात ही नहीं रही जो पहले होती थी, कोई कास्ट की या अपने गांव की कम्युनिटी की, वो सब खत्म हो गई। तो जाति की बात अगर होती है, तो उसका एक मुख्य कारण ये है कि सब लोग गाँव में रहते थे और लोग कम होते थे। वो एक मेजर कारण है कि जाति के हिसाब से रोल डिवीज़न हुआ करता था। जाति भी देखो गांव के साथ जुड़ी हुई थी। शहर में तो जातियां खत्म हो जाती हैं। अब नेक्स्ट डोर कौन रह रहा है किसको पता है। जहाँ मैं रहता हूँ वो 7 नंबर है मकान, उसमें तो वो 8 फ्लैट्स हैं, तो एक दूसरे को कोई नहीं जानता कौन है क्या है। सालों से रह रहे हैं, कोई बातचीत नहीं, सब अपने अपने काम में। तो शहर का तो ये कैरेक्टर हो जाता है, एनोनिमिटी हो जाती है, आप कौन मैं कौन कोई मतलब नहीं। गांव में एक सारा गांव परिवार की तरह होता था। सारे गांव की लड़कियां हमारी बहनें होती थी, लड़के भाई होते थे, बड़े चाचा ताऊ होते थे। तो वो एक स्ट्रक्चर था बिल्कुल फैमिली वाला। अब इंडिविजुअलिज्म का है। अब तो मोबाइल ज़्यादा ज़रूरी है, पड़ोस में कौन है पड़ा रहेगा, उन्हें क्या करना है। तो अब तो घर के घर में जो है वो बच्चे बस वो मोबाइल पे ही लगे रहते हैं, माँ बाप पड़े रहो अपने कहाँ है। ये हालत है। नहीं, पर ये तो चलो मैं दिल्ली की बात मान सकता हूँ। हरियाणा के जो शहर हैं, नहीं नहीं, वो तो शहर क्यों, गांव में यही है। गांव शहर में अब फर्क नहीं रह रहा। पर हरियाणा के जो कई गाँव हैं, अब गाँव से 4 परिवार उठ के लेट्स से रोहतक चले गए और स्वाभाविक है थोड़ा-सा आस-पास ही रह रहे हैं। हम्म। तो ऐसा भी तो हो रहा है कि शहरों के अंदर वो ग्रामीण व्यक्ति का आने की वजह से एक टसल भी क्रिएट होता है, बाकी जो पुराने जो शहरी लोग हैं, और एक टसल इस बात का भी क्रिएट होता है कि वहाँ पर जो
गाँव से आया हुआ व्यक्ति रह रहा है, वो अपना जो दिनचर्या है, जो जीवन शैली है, वो भी लेकर आता है। तो सम सॉर्ट ऑफ रर्बनाइज़ेशन है, रूरल अर्बनाइज़ेशन हो रहा है। तो वो भी तो एक हिस्सा ही है, इसी डेवलपमेंट का ही पार्ट है वो भी। हाँ, है, वो भी है। लेकिन वो पुराना जो गाँव वाली माइंडसेट था, वैल्यूज़ थी, रिलेशनशिप, वो ख़त्म। वो गाँव में भी ख़त्म हो गए हैं। बिल्कुल। और उसी वजह से जैसे हरियाणवी सोसाइटी जो एक फ्लक्स के दौर से गुज़र रही है, वो इसी वजह से गुज़र रही है। हाँ, अब ये जितना ये क्राइम वगैरह बढ़ गए, वो इसीलिए क्योंकि कोई वैल्यूज़ रही नहीं। पहले तो बच्चों को बड़ों से डर लगता था, चाहे अपने घर का या पड़ोस का, चाहे गाँव का, कोई भी है। अब बड़े सब चाचा, ताऊ, नमस्ते, ये वो लड़कियां अपनी सारी बहनें, आज कौन, वो गांव के गांव में, पड़ोस के घर में शादियां हो जाती हैं आजकल। कभी सोच सकते थे? उस वक्त तो गोत्र होते थे हमारे। दैया के अगर 52 गांव हैं, तो जब शादियां होती थी तो अपना गोत्र, माँ का गोत्र और दादा का गोत्र, ये 3 गोत्र छोड़े जाते थे, उनमें शादी नहीं हो सकती थी, बाहर करनी पड़ती थी। तो दैया मलिक इन लोगों को तो बड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि दैया के 52 गांव, मलिकों के 70 गांव, अगर वो 2 हो गए फैमिली में तो उनकी तो होनी ही नहीं कहीं। और आज ये आजकल कौन गोत्र को पूछे, कौन चीज़ को पूछे। गांव के गांव में लड़के लड़की कर लेते हैं अपने। तो वो माहौल बदल गया और सब। उसको ऑब्जेक्ट भी करते हैं, तो मीडिया इस तरह से बना देता है कि शायद किस तरह का मुद्दा होगा, क्योंकि ख्वाब्स मेरे हाँ, ख्याल से आधा टाइम तो ख्वाब्स मीडिया वाले तो कहेंगे भी पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, पुराने लोग हैं। वो तो वो बना देंगे हमें। क्योंकि ख्वाब का भी जो मैटर है, वो कई मामले में ख्वाब एक सोशल इंस्टीट्यूशन है बिल्कुल। और ख्वाब की एक अपनी रेलेवेंस रही है, और वो रेलेवेंस को जज हम पिछले 50 साल से या 40 साल से नहीं कर सकते। वो जो दशकों से, वो दशकों भी नहीं, मेरे ख्याल सेंचुरी से जो वो बिल्कुल। चला आ रहा है हाँ, ख्वाब का सिस्टम, उसको हम कंपेयर कर लेते हैं अपनी एक फ्रेश एजुकेशन के साथ, जो मेरे ख्याल से मेट्रिक ही गलत है उस चर्चा का। अब तो टेक्नोलॉजी है, वो बात ही नहीं रही ना, वो वैल्यूज़ की, मॉरल्स की। वो तभी होती थी जब एक फैमिली स्ट्रक्चर था गांव का भी, लेकिन अब वो नहीं है। तो वापस आते हैं एक बार 1980s में, जनता पार्टी की सरकार का सडन कोलैप्स होता है, और कोलैप्स होते ही वापस कांग्रेस पार्टी पावर में आती है। उसमें जनता पार्टी की हरियाणा की जो सरकार है, उसके अंदर एक चेंज होता है कि ताऊ देवीलाल से सत्ता चली जाती है भजन लाल जी के पास। भजन लाल जी से आपका कोई कॉन्वर्सेशन, कोई डिस्कशन, हाउ डू यू सी भजन लाल, क्योंकि उसी फेज़ के अंदर, मेरे ख्याल 1982 में ही आप विधायक भी बने। हाँ, हाँ, मैं 82 में बना। और मैं एक बात ना इसमें और कहूँ कि इन मेनी वेज़ यू हैव बीन एन ओवर अचीवर फॉर योर एज, कि अगर आप 34 साल की उम्र में आप रजिस्ट्रार लग गए हैं और आपको वीसी का ऑफ़र आता है, और उसके कुछ साल बाद ही आप विधायक भी बन जाते हैं, तो आई एप्रिशिएट द माई फैक्ट। लक। आई, यू वुड से बाय लक, बट ये जब बात मैं ज़रूर है। एमएलए बना था, डॉक्टर स्वरूप सिंह का फ़ोन आया, क्योंकि चौधरी चरण सिंह थे लोकदल के प्रेसिडेंट। जी। चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर स्वरूप सिंह साडू हैं, अच्छा। उनकी वाइफ्स बहनें हैं दोनों। तो जब वो इलेक्शन आया, तो चौधरी साहब ने डॉक्टर स्वरूप सिंह को कहा कि भी हरियाणा तुमने संभालना है, तू जाने, मैं सबको नहीं जानता। तो ये होते ही डॉक्टर स्वरूप सिंह का मुझे फ़ोन आया, भीम सिंह दिल्ली आ जाओ। मैं दिल्ली आया, लिफाफा रखा टेबल पे, कहता ये लिफाफा उठा ले। मैं कहा जी क्या है? कहता बस तू देख लेना, जा ये उठा ले। मैंने देखा, उसमें टिकट पार्टी की। मैं कहा जी ये क्या? कहता जा इलेक्शन लड़। मैं इलेक्शन लड़ लिया। अच्छा, इलेक्शन जिस गांव में जाता, हमारे 50 गांव थे कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो लोग ये कहते हैं डॉक्टर तू बैठ, अपने चाय पी, हम अपने आप लड़ देंगे। और माला डाल देते, कोई 25,000 की, कोई 20,000 की।
मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा भैया मालाएं इकट्ठी कर लेना। तो इलेक्शन उनने लड़ा। फिर बाद में जब मैं जीत गया 10,500 से, वो शांति राठी थी, वो मिनिस्टर होती थी एजुकेशन की, उसको हरा था। तो मैंने फिर वो पंचायत को बुलाया, उनके थैंक्स करे, चाय वाय पिलाई, और अपने सेक्रेटरी को कहा मैं पैसे दे दो सारे। कहते ये कर रहा है। मैं गया आपके पैसे हैं, तुमने इलेक्शन लड़ा है, मैंने तो कोई लड़ा नहीं, मालाएं डाल देते थे तुम। वो कोई थे पता नहीं 7.5 लाख या क्या। तो मैंने कहा इसको कोई धर्मशाला में, कोई स्कूल में, अच्छे काम में लगाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। इलेक्शन तुमने लड़ दिया, मैं बन गया, ठीक है। मैंने वो पैसा फिर उनका वापस किया। तो 1980s में जैसे ही स्विच की जनता पार्टी से, वो जनता पार्टी के अंदर ही भजन लाल मुख्यमंत्री बन गए। कई मामलों में और कई लोग, कई चिंतक इस तरह की बात बोलते हैं कि पहली बार जो मनी की तरफ एक्सपोजर था हरियाणा का, हरियाणवीज का, जिसके अंदर मैं शहरी हरियाणवी बोल रहा हूँ और आपका गांव से जो अधिकांश हरियाणा था, उसका मनी एक्सपोजर फर्स्ट टाइम भजन लाल के दौर में होना शुरू हुआ। हाँ देखिए, भजन लाल ने पैसा इंट्रोड्यूस किया पॉलिटिक्स में। वो मैं आपको एक किस्सा बता दूं। जब मैं एमएलए बना तो उस वक्त हमारे लोक दल के 34 एमएलए थे और कांग्रेस के 35 एमएलए थे, 6 थे बीजेपी के। तो हमने बीजेपी साथ मिलाई, 34 और 6 40, और 6 मैंने आज़ाद, 46 हो गए। तो हम गवर्नर के गए, जीडी तपासे होते थे, चौधरी देवीलाल को हमने बनाना था चीफ मिनिस्टर, मैं नंबर 2 होता था। तो मैंने गवर्नर साहब को कहा, मैं कहा जी ये 46 हैं, गिन लो। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा, गिन लिए। तो मैंने कहा बोलो अब। कहने लगे मंडे को, ये सैटरडे की बात है, कि मंडे को 10 बजे ओथ दिलवा देंगे, आप बताओ किसको दिलवानी है। मैं कहा चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर बनेंगे, बाकी हम अपने आप बना लेंगे। तो चले गए, टाइम फिक्स कर दिया कि मंडे को 10 बजे आ जाना। तो हमने फैसला किया कि भी उधर हिमाचल की तरफ रुकते हैं, कोई एमएलए भगा ना ले जाए। परवाणु। परवाणु में रुक गए। वो लक्ष्मण सिंह एक सरदार जी होता था एमएलए वहाँ से, वो कहने लगा मैं वहाँ इंतज़ाम कर दूँगा। तो संडे आया तो देवीलाल कहने लगा भैया वो लिस्ट बना लेने किस किस को वो मिनिस्टर बनाना है, कल 10 बजे चलना है। मैं कहा अच्छा बनाता हूँ मैं। वो मेरी इसलिए ज़्यादा चलती थी कि चौधरी चरण सिंह का मैं रिप्रेजेंटेटिव था, उनको पता था भाई असली पावर तो वहाँ है। तो देवीलाल मुझे ही कहता था सारा कुछ ये कर ले वो कर। तो मैं लिस्ट बना डीआर रहा। अंकल भी, डीआर साहब भी साथ में रहे होंगे। हाँ, तो मैं लिस्ट, वो अपना ट्रांजिस्टर मेरी टेबल पे लिस्ट में बना रहा, किस किस को मिनिस्टर बनाना है। 6 बजे खबर आ गई कि भजन लाल ने ओथ ले ली संडे को। मैंने कहा जी लिस्ट की ज़रूरत को नहीं। कहते क्या हुआ? मैं कहा वो तो भजन लाल को बना दिया चीफ मिनिस्टर। कहता हरामजादे ने कैसे बना दी? वो जाते ही गवर्नर का यहाँ गला पकड़ लिया। मैंने हाथ खींचा, वो सब आ गए, वो पत्रकार खड़े सारे फोटो वोटो लेने को। तो लेकिन गुस्सा जायज़ था उनका कि हमें बुला रखा, ओथ उसको दिला दी। भजन लाल मुझे फिर 5 साल हर 6ठे महीने असेंबली होती, हर 6ठे महीने कहता कि डॉक्टर साहब ये एजुकेशन मिनिस्ट्री आपके लिए है। मैंने कहा चौधरी साहब हम ईमान नहीं बेचते, ये खाली रहेगी। वो जगदीश नेहरा था सरसा से, उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना रखा था। मैं कहा इस गरीब को बना देने, फुल मिनिस्टर बना दे। कहता ना, वो तो आपके लिए है। पूरे 5 साल हर 6ठे महीने तो 10 बार मुझे पूछा। मैं कहा फिर वही बात, मैं कहा 10 बार पूछ ले, 20 बार पूछ ले, मैं नहीं बनूँ। तो इस तरह वो भजन लाल ने किया।
बाद में भजन लाल पे कुछ असर हो गया कि भाई ये अजीब आदमी है, और तो इतने में भगा लाया, पैसे से खरीद लाया, और ये मिनिस्टर भी नहीं बनता। तो उस पर बड़ा असर पड़ा। तो बाद में जब वो 92 में दोबारा आया तो मुझे बुलाया उसने, कहता दैया साहब अब तो आप एमएलए नहीं, मैं कोई खरीद नहीं रहा, तो वाइस चांसलर तो बन जाओगे। मैं कहा वो बन जाऊँ, वो मेरी लाइन है, मेरी पसंद की है, वो बन जाऊँगा। तब मैं वाइस चांसलर बना था कुरुक्षेत्र। उसकी एक और भी गर्ज भी थी उसको, एक ऐसा वाइस चांसलर था गवर्नर का लगाया हुआ, उसकी सुने नहीं भजनलाल की। कहते यार मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, ये साला मेरी सुनता ही नहीं। तो मैं कहा चलो, तो मैंने एक्ट में अमेंडमेंट करके प्रो वाइस चांसलर की जॉब क्रिएट की। वहीं फिर अपॉइंटमेंट लेटर बनाया, चीफ मिनिस्टर के साइन हुए, गवर्नर के हुए, फिर मैंने जाके प्रो वाइस चांसलर ज्वाइन किया। तो एक जनरल बालाराम होता था, वो जनरल की उसमें सुना नहीं। तो मैं प्रो वाइस चांसलर, तो अगले ही दिन वो पहली मीटिंग हुई एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। तो मैंने कहा वाइस चांसलर साहब, ये मीटिंग तो बाद में चलेगी, पहले ये बताओ कोई सरकार की चिट्ठी आई है? आई नॉट टेल, मैं नहीं बताऊंगा, ये इस तरह का बददिमाग था। मैं फिर हरियाणवी में आगे मैं खड़ा हुआ, मैं तेरा बाप भी बताऊंगा। और मैं कहा मेंबर सुन लो सारे, ये मीटिंग नहीं चलेगी जब तक ये मेरा जवाब नहीं दे। तो सब बैठ गए, वो फ्रस्ट्रेट हो गए, तो उठ के चला गया। आई वॉक आउट, मैं भाग जा। वो जाके फिर उसने इस्तीफा लिख दिया। रजिस्ट्रार था कि हमारी इंग्लिश डिपार्टमेंट का ही, RS सिंह। मैं कहा तू किस लिए बैठा है, और भाग जा तू, जा लिख इस्तीफा। उसने भी इस्तीफा दिया, दोनों को निकाला, और तब मैं बना था फिर वाइस चांसलर। एक दफ़ा प्रो वाइस चांसलर की क्रिएट भी करनी पड़ी थी। आपने पहले ये 1970s में जब जनता पार्टी की सरकार में हो तो प्रो वीसी क्रिएट भी किया था? और वो किया था इसलिए नहीं, ये क्रिएट तो अपने लिए किया, ख़त्म किया था जब ये कुरुक्षेत्र का था ना वो MP, हाँ भूल गया, वो भजनलाल के खिलाफ होता था, और प्रो वाइस चांसलर बन के आ गया, उनकी सुने नहीं। तो भजनलाल ने मुझे बुलाया, कहता यार मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, राम प्रकाश, कि ये मेरी सुनता भी नहीं, इसका इलाज, मैं का इलाज तो अभी कर दूंगा। मैंने एक्ट में से वो प्रो वाइस चांसलर की पैराग्राफ निकाल दिया, और मैं कहा अभी दस्तखत कराओ, अपने करो, गवर्नर के कराओ, और इसको चिट्ठी दे दो कि PVC की कोई पोस्ट नहीं जाएगा। तो उसको निकाला। तो एक्ट 2 बार बदलना पड़ा, एक बार उसको निकालने के लिए, एक बार खुद अपने बनने आप के को लिए। बनने के लिए। तो पॉलिटिक्स में कई कुछ करना पड़ता है। लेकिन भजनलाल पे ऐसा असर हुआ, देखो मुझे बुलाया। फिर मैंने, जब मैं वाइस चांसलर हो गया, तो मुझे लगा भी ये बैकवर्ड इलाके हैं, हिसार सरसा, वहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, हायर एजुकेशन नहीं है। तो मैंने फिर हिसार में बनाई, सरसा में बनाई। तो जब ये यूनिवर्सिटी बनाई, उन्हीं दिनों चौधरी देवीलाल की डेथ हो गई। तो मैंने कहा अभी सरसे वाली का नाम तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी रख देते हैं, और आप तो मैं कहा भी जिंदा हो, चौधरी भजनलाल वाइस चांसलर भी नहीं, वो चीफ मिनिस्टर थे। तो मैं कहा आपके नाम से तो रखें क्या, तो आपके वो जो गुरु थे जम्बेश्वर। बिश्नोइयों के, उसके नाम से रख देते हैं। कहते नहीं ये जाट मिनिस्टर नहीं मानेंगे। मैं कहा ऐसे ही मर्द मानस है, मैंने यही कहा। कहता क्यों? मैं कहा कौन से नहीं मानेंगे मुझे बता। कहता ये बीरेंद्र सिंह और ये सुरजेवाला। मैं कहा कोई बात नहीं, इनको मैं करूँगा। कहता हो जाएंगे। मैंने दोनों से बात की, मैंने कहा ये भजनलाल का केस नहीं मेरा है। कहता आपका कोई अपोज नहीं करेंगे, पास हो जाएगा। तो 90 के 90 ने हाथ खड़े कर दिए, पास हो गए, गुरु जम्बेश्वर बन गए। तो ज़ुबान के भी पक्के आदमी थे पहले। हाँ बिल्कुल।
देखो मेरे कहते ही कहता भजन लाल का तो होने नहीं देते, आपका तो कोई नहीं पास हो जाएगा। वो दोनों मिनिस्टर थे, ये चीफ मिनिस्टर था, तो ये थे लोग। तो गुरु जम्बेश्वर तब अच्छा इसकी फिर भी हिम्मत नहीं पड़े, वो कहता है नहीं असेंबली में पास नहीं होगा। मैं कहा यार ऐसा है, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, एज चीफ मिनिस्टर आप ये पढ़ देना कि इसका नाम होना चाहिए हिसार यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं बैठूंगा गैलरी में, एमएलए तो हूँ नहीं, मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं कहूँगा कि नहीं इसका नाम गुरु जम्बेश्वर होना चाहिए, बोलो किसी को एतराज़ है। मैं कहा 90 के 90 हाथ उठा देंगे, कहते उठा देंगे। मैं कहा फिर वही बात, मैं कहा चीफ मिनिस्टर आप हैं लेकिन मेरे हाथ उठेंगे 90 के 90। तो मैंने वही किया, मैं वहाँ बैठा गैलरी में और मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा नहीं इसका नाम ये होना चाहिए, बोलो किसी को एतराज़ है। मैं कहा हाथ उठा दो, 90 के 90 उठा दिए। तो इन दोनों से मैंने बात कर ली थी पहले, वीरेंद्र से और सुरजेवाला से, तब उसका नाम गुरु जम्बेश्वर हुआ था। बहुत बढ़िया। 1980s में मैं वापस आपको लेकर आता हूँ। अ, न्याय युद्ध जो 82 के अंदर तो ताऊ देवीलाल जी के साथ धोखा हो गया और अगले 2-3 महीने के अंदर कहते हैं जो 1.5-2 महीने का समय दिया गया था भजन लाल जी को अपना वो मेजॉरिटी इकट्ठी करने के लिए। तो कई लोग दल का जो हाथ है वो छोड़ के चले गए। आप उनमें से जो उन्होंने 5 साल भी नहीं छोड़ा। एक कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि देवीलाल उसके बाद कुछ समय के लिए बैठ गए थे क्योंकि वो इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे क्योंकि कुछ समय पहले ही भजन लाल ने उनका तख्ता पलट किया था। फिर उनके पास जब लोगों ने उनको सत्ता दी दोबारा से मुख्यमंत्री बनने की, तो फिर वो इस धोखे से पीछे रह गए। फिर शायद कुछ हताश हो गए, शायद कुछ परेशान हो गए कि कुछ टाइम का उनकी लाइफ के अंदर एक पॉज़ वाला फ़ेज़ आया और उसके बाद मौका बना 1985 में जब राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड आया। हम्म। तब देवीलाल का पहले अकालियों के साथ किस तरह का संबंध रहा था और फिर मैं जानना चाहूँगा लौंगोवाल अकॉर्ड के बारे में, उनके पास उसके बाद उन्होंने क्या किया? देखो अकालियों से उनका बहुत क्लोज संबंध था, रिलेशन। ये बादल जो है बिल्कुल उनका मिला जुला। बादल हमारे यहाँ इलेक्शन में आता था, देवीलाल उधर जाता था, उनके यहाँ होता था, मिलजुल के इनका काम होता था, इसीलिए दोनों कामयाब थे उस वक्त। लेकिन दोनों के लड़के जैसे निकले आपको पता है, बादल का भी और इनके भी अनफॉर्चुनेट। वरना बादल भी साफ आदमी, एक पैसा लेना नहीं देना नहीं। देवीलाल का भी यही था, कोई पैसा लेन देन नहीं कर। एक दफ़ा हमने चौधरी चरण सिंह को बुलाया, वहाँ रोहतक में बाई इलेक्शन था, तो उनका जलसा रख दिया मैंने। तो देवीलाल कहने लगा भाई तू ही कर इंतजाम, ये बसें वसें ये। मैंने कर लिया। फिर एक स्टेज पे पैसे मेरे पास भी ख़त्म हो गए। मैंने चौधरी देवीलाल को कहा, मगर कुछ पैसे वैसे जेब में हाथ डाल लें। उन्हें नहीं पता कितने, जितने भी थे 500 हज़ार। कहते ये तो मेरे दौर हैं, बाकी अपना कर ले, काम चला ले। ऐसे सादे आदमी थे, कहाँ मिले ऐसे लोग। वो कहाँ उनके बेटे, चाहे बंसीलाल का, चाहे देवीलाल का, चाहे बादल का, वो अलग, बिल्कुल अलग। कहाँ बाप कहाँ बेटे। पर फिर अकालियों के साथ या फिर जब राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड हुआ, तो उसमें एक न्याय युद्ध शुरू करना उसके खिलाफ, वो प्रकरण क्या रहा? वो ठीक तरह याद नहीं मुझे। क्योंकि राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड हुआ, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई, असैसिनेशन, राइट आफ्टर असैसिनेशन सिखों के खिलाफ दंगे हुए, दिल्ली में भी हुए और अलग अलग जगह हुए और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। राजीव गांधी चाहते थे कि ये सारी समस्या जो है वो जल्दी से रिजॉल्व हो जाए, सिख मिलिटेंसी, खालिस्तानी मिलिटेंसी की। तो उसके अंदर जो मुख्य कारण थे उन मुद्दों पे एक्ट करना था।
अकालियों की डिमांड थी या अकालियों की या खालिस्तानियों की डिमांड थी कि अलग एक स्टेट बने। अकाली चाहते थे कि उनको और राइट्स मिले, उसके अंदर एक पानी था, एक रिजर्वेशन था सिख फोर्सेस के अंदर। बट एक फेज़ आया कि जब उसको रिज़ॉल्व करने के लिए एक राजीव गांधी और लॉन्गोवाल के बीच में अकॉर्ड एक साइन हुआ। उसको मध्यस्थता उसकी करने वाले अर्जुन सिंह थे, जो उस टाइम मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में गवर्नर थे। तो वो वहाँ से फ्लाई करके जाते थे पंजाब के अंदर अकालियों के साथ डिस्कशन करने। ये अर्जुन सिंह तो पहले तो एजुकेशन मिनिस्टर मंत्री भी था। थे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मंत्री भी थे। तो उस फेज़ के अंदर वो गवर्नर बनाए हुए थे। वो आते थे इधर, दिल्ली का मैसेज लेकर जाते थे चंडीगढ़ में, पंजाब में। और अकालियों का ये जो गुट हो गया था, वो थोड़ा-सा नरम दल हो गया था, कंपेयर टू खालिस्तानी जो बहुत गरम थे, क्योंकि हम्म। उससे पहले वो 84 तो के अंदर मिलिटेंट थे। मिलिटेंट हो गए थे। तो उस वक़्त एक राजीव लॉन्गोवाल अकॉर्ड साइन हुआ, जो एसवाईएल का मुद्दा है, उसके अंदर सेंटर नोड पॉइंट था कि एसवाईएल का पानी के ऊपर। और उसके अंदर अकॉर्ड के अंदर एक एमएएफ पानी, एक यूनिट जो होता था, उस यूनिट के ऊपर झगड़ा हो गया। और वो झगड़े को भजन लाल जी ने तो एक्सेप्ट कर लिया, राजीव लॉन्गोवाल अकॉर्ड। परंतु देवीलाल ने माना कि ये लॉन्गोवाल जो अकॉर्ड है, उसके अंदर तो हरियाणा का कोई फ़ायदा होता ही नहीं, ठीक। और उस वजह से एक मेजर ऑपोजिशन उसी कदम से शुरू हुआ। और ताऊ देवीलाल ने उस वक्त न्याय युद्ध शुरू किया। और उस न्याय युद्ध का जो नतीजा है कि 1987 के अंदर वो न्याय युद्ध चला लगभग 1.5 वर्ष तक। और 1987 में फिर हरियाणा के अंदर जो सरकार बनी, वो देवीलाल जी वापस आए। हाँ। तो जैसे मैं बात कर रहा था 1980s में, तो हमने एक तो देखा न्याय युद्ध का वक्त आया। और न्याय युद्ध के इमिडिएटली बाद एक इस तरह का एक फरवर बन गया कि हमारे देश में देवीलाल जी को फिर तीसरी बार मौका मिल रहा था। कि दूसरी बार मौका मिला था पर बन नहीं पाए थे, फिर तीसरा मौका मिला मुख्यमंत्री बनने का। और जिसने उनका कद बहुत बढ़ा दिया। देवीलाल जी आज भी मतलब रूरलाइट्स के वो पुरोधा माने जाते हैं, बिल्कुल उनके लेवल का और कोई हुआ नहीं है। क्योंकि वो एक्चुअली मेरे ख्याल से कि वो जो फेज़ था जब वो मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने जो काम किए, वो छोटू राम जी के बाद यही एक फेज़ आया था जब किसी ने रूरलाइट्स के लिए पूरा फोकस से काम किया। बिल्कुल। तो उस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। उन्होंने, मैं तो बहुत करीब था उनके, तो वो सबसे पहले उन्होंने बुढ़ापा पेंशन की। मैंने कहा कि ये क्यों कर रहे हो भाई, मतलब और कहीं पैसा लग जाएगा। कहता दैया तू जवान है अभी, तुझे नहीं पता हरियाणा में क्या हालत है। आधे बूढ़ों को रोटी को नहीं मिलती। जवान अपने शादी हो गई, बच्चे हो गए, बूढ़ा तो पड़ा है अपने एक तरफ चारपाई में। तो पेंशन मिलेगी तो कि मैं इज्जत भी होगी उनकी, 2 पैसे मिलेंगे अपने खाने पीने का हो जाएगा। तब उन्होंने 500 से शुरू किया था। अब वो 5000 से ऊपर है, क्योंकि हर टर्म में बढ़ती रहती है फिर। तो देवीलाल तो इतना जुड़ा हुआ था ना गांव से, शहर नहीं उनको पसंद आते थे। चीफ मिनिस्टर भी बन गए तो मुझे रोज़ कहते थे दैया 5-4 गाँव में बना ले प्रोग्राम। मैंने कहा दफ्तर में ही बैठा करो। दफ्तर में उनका मन नहीं लगता था, क्योंकि पढ़ाई लिखाई थी नहीं ज़्यादा, ना इंटरेस्ट था उनमें कागज़ों में भी क्या करना। कहता ये कर लेंगे आईएएस वाले, तो प्रोग्राम बना ले बस। वो तो लोगों में खुश रहते थे जाके, बैठना, हुक्का पीना, उनकी बातें सुनना, उनकी फिर मदद करना। तो उनका दिल हमेशा गांव में ही रहता था और चाहते थे भाई इनका मैं जो भी हो सकता है करूं। सारे कानून वगैरह उन्होंने उनके फ़ायदे के लिए किए। और कई मामले में ये भी कहा जाता है कि जो उनकी सरकारें चलाती थी, उनकी डिपेंडेंसी जो थी वो ब्यूरोक्रेट्स पे भी काफ़ी ज़्यादा थी। ऐसी तो बात नहीं है, वो इसलिए थी डिपेंडेंस तो कि अपनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी उनकी। जी। तो वहाँ तो काम, ब्यूरोक्रेट्स तो सारा अंग्रेज़ी में काम होता है। अब देवीलाल को तो नहीं अंग्रेज़ी आएगी, तो इसलिए वो हैंडीकैप तो था उनका। लेकिन उनके अपने ट्रस्टेड आदमी एडवाइज़र थे, ये डीआर चौधरी जैसे। तो ऐसी बात नहीं है, सारी बात समझ के ही करते थे क्या करना है क्या नहीं करना है।
वो एक फ़ेज़ था 1980s में ना, जब लोक दली पॉलिटिक्स उफ़ान पर चढ़ी और उसके बाद डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो रही थी। चौधरी चरण सिंह जी की भी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो हुँ, गई थी हुँ। 80s में। तो वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हुई और लोक दल के बड़े सारे घटक बनने स्टार्ट हो गए, ग्रुपिंग्स हो गई लोक दल के अंदर भी, पर वो धीरे-धीरे छिन्न होने लगी। पर 87 से 87, एक तो मैं चाहूँगा लोक दल का वो जो डिक्लाइन है, उस फ़ेज़ को आप याद करें हमारे लिए। और दूसरा है कि 87 से 89 तक उनका देवीलाल जी का जो एलिवेशन था, कि फिर वो कैसे डिप्टी पीएम बने। वो देखिए डिक्लाइन तो इसलिए था कि इनकी तो उम्र अब होती जा रही थी बड़ी, चौधरी चरण सिंह की भी, इनकी भी, बादल की भी, सारे ये पूरी जो जनरेशन थी, दे वर गेटिंग ओल्ड। तो दूसरा इनको यकीन नहीं था रिप्लेसमेंट, इनके बच्चे अलग किस्म के, क्योंकि उनको वो पैशन नहीं था जो देवीलाल को था, भी गांव का ये करना है, किसानों का भला करना है। चौधरी चरण सिंह को था, इनको नहीं था नेक्स्ट जनरेशन को। चौधरी देवीलाल भी चाहते थोड़े ही थे भी चौटाला के बाद बने ये, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन बने। चौधरी चरण सिंह एक दफ़ा मीटिंग ऐसे ही कर रहे घर में, वो करते थे बिल्कुल गांधी की तरह, नीचे चादर बिछा के जो आया जूते उतारो बैठ जाओ। तो एक दफ़ा एक चापलूस सा आ गया, कहते चौधरी साहब आपकी उम्र तो बहुत हो गई, अब लड़के को ले आओ पॉलिटिक्स। कह रहा बाहर हो जाए यहाँ से। मुझे कहने लगे इसको निकाल के आओ। मैं फिर उसको निकाल के आया। कहता अपने लड़के को मैं ज़्यादा जानता हूँ, मेरे जीते जी वो पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। अजीत सिंह। और वही हुआ, जब आया उनकी डेथ के बाद आया, 4 एमपी आए, वो बेच दिए 2-2 करोड़ में बीजेपी को। तो वो जानते थे कि भाई ये तो इनको कोई दीन ईमान है नहीं। तो ये लोग तो कमिटेड थे, डेडिकेटेड थे, सारी लाइफ अपनी किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह ने भी, चौधरी देवीलाल ने लगा रखी थी। इसलिए ऑल इंडिया में चौधरी चरण सिंह ने देखो लोकदल जब बनाया, कहाँ कर्नाटका तक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब इनके साथ होली, और इनकी छत्र छाया में थे वो, चीफ मिनिस्टर भी बने। तो इन लोगों में था, पैशन था। और चौधरी चरण सिंह काफ़ी पढ़े लिखे थे, वो तो नेहरू की इनकी वो इकोनॉमिक पॉलिसी ये वो क्रिटिसाइज़ करते थे, किताब भी लिखी है उन्होंने। तो उन पे भी मैं लिखना चाहता था, जैसे डॉक्टर स्वरूप सिंह पे लिखी, कभी उन पे भी किताब लिखूं। उनके वो बेटा अजीत सिंह वगैरह ऐसे ही। मैंने कहा कोई मटेरियल कोई घर में उनके होंगे कागज़ को दे दो, कुछ नहीं दिया, नहीं तो मैं लिखता किताब उन पे। मुझे लगता है प्रोफ़ेसर शेर सिंह जी पे भी आपको लिखनी चाहिए। मटेरियल कोई दे ना, तब भी मैं तो ओम प्रकाश सर को भी कहता था भी दो, मैं तो खुश होऊंगा लिख के। देखो ये लोग थे, वो तो जो सीरियल आता था ना भी कहाँ गए वो लोग, ये तो वो लोग थे। इन पे लिख के तो खुशी होगी, मटेरियल मिल जाए। मैं तो सारा जो मुझे पता ज़बानी हो तो ठीक है, हुँ, हुँ। लेकिन सारी बातें तो नहीं पता होती ना, घर की जो है भी, कब पैदा हुए, क्या हुए, घर में क्या था, क्या परिवार, ये चीज़ें तो घर वाले ही बताएंगे ना। जी, जी। ये किस्सा क्या था जब ताऊ देवीलाल जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और फिर वो किंग मेकर का उनको टैग ऑन किया उन्होंने? क्या किया? किंग मेकर का टैग ऑन किया हाँ, ताऊ देवीलाल। दरअसल उनको अपना भी एक तो, वो तो फिर वो बने थे ना प्रो डेप्यूटी। डेप्यूटी जी, जी, जी। प्राइम मिनिस्टर बने थे। उनको खुद भी अपने कॉन्फिडेंस नहीं था, और बाकी लोग भी सोचते थे भाई लैक ऑफ एजुकेशन प्राइम मिनिस्टर को तो मुश्किल हो जाएगी जब तक ये ना आता हो। हुँ, चौधरी चरण सिंह तो पढ़े लिखे थे, तो किताबें भी हुँ, लिखते थे, लेकिन देवीलाल की नहीं थी वो एजुकेशन, इन्होंने तो कभी लिखा नहीं न पढ़ा। तो इसलिए फिर इनको वही डिप्टी वाले ही माननी पड़ी। आपको शराबबंदी का दौर याद है? अल्कोहल प्रोहिबिशन या शराबबंदी क्यों हरियाणा के अंदर इतनी ज़रूरी हो गई थी? ज़रूरी इतनी हो गई थी कि गांव-गांव में बुरा हाल था, यंग जनरेशन भी खराब हो रही थी।
तो बंसीलाल ने किया, बंसीलाल ने तो एज लेकिन मुख्यमंत्री इम्प्लीमेंट किया। बंसीलाल को हमारे देशों ने कहा भी था कि जी ये चीज़ें कामयाब नहीं होती। अमेरिका में भी हुई थी 1922 में, कब वहाँ भी फेल हुई, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, इसको आप कानून से नहीं रोक सकते। खाने पीने की चीज़ है, कैसे रोकोगे? तो वही हुआ जब ये की इन्होंने चौधरी बंसीलाल ने। हमने पहली बार देखे थे ये पॉलीथीन, पहले तो हमने देखा नहीं। पॉलीथीन में गांव में बिकती थी शराब। उससे पहले पॉलीथीन नहीं आ रही थी। ना, पॉलीथीन देखा ही नहीं था ही नहीं। तो मैंने फिर वो एसपी से पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या धंधा है, कौन कर रहा है ये, तुम क्या कर रहे हो? मैं कहा तुम पुलिस वाले हो, रोकते क्यों नहीं? कहता जी हम मजबूर है। मैं क्या मजबूरी है? कि चीफ मिनिस्टर का लड़का वो कर रहा है। कहता फिर हम कैसे रोकें? सुरेंद्र का नाम जी। लिया उन्होंने। मैं कहा कितने कमा रहा है? कहता 400 करोड़ साल की इनकम है। तो बंसीलाल तो प्रोहिबिशन कर रहा है, अब बेटा ये कर रहा है। बिजनेस कर रहा है। चलिए, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, पर ये आप भी जानते हैं, मैं कई बार कह भी चुका हूँ कि मुझे तो आपसे समय और चाहिए, क्योंकि बातें और हैं तो ज़रूरत बहुत है। हाँ हाँ, मैं दिल्ली में ही हूँ, जब कहोगे आ जाएंगे। तो दैट बीइंग सेड, थैंक यू वेरी मच दादी आने का, ये सारी बातें बताने का। और आई एंजॉयड इट, अच्छा लगा, आप सब लोग अच्छे हैं। तो मैं ये कंटिन्यू करना चाहूँगा हरियाणा के ऊपर चर्चा। हाँ फिर कभी बैठेंगे, फिर मैं बैठते हैं। यही दिल्ली ही होता हूँ जी। अक्सर। दैट बीइंग सेड, नमस्कार।